बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़िर खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में जिस किताब से आज अब एक मुनफरिद किताब है, और ये किताब आपके चंद उन खिलबिलाते जो आपके जहन में वो सवाल हैं कि जो तारीख से मुतालिक हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना गया देखा गया, लेकिन उन सवालों की खोज में कभी हमने जो अपन तारीखी जो सफ़र है वो कभी करने की या तो हमें मौका नहीं मिला, या फिर उस मौजू पर कभी तफसील से बात नहीं हुई। ये आज का जो मौजू है ये शायद आपको इस सवाल का जवाब भी दे कि फ्रांस जैसे मुल्क में जो अपने आप को सेकुलर कहता है, वहाँ पे मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस क्यों पहुंचाई जाती है, या उनके जज्बात से जो खिलवाड़ किया जाता है, या उनके फिर जो मजहबी अकदार हैं या उनकी जो शख्सियात है, मुकद्दस शख्सियात, उनके बारे में वहाँ पर एक बेइतनाई का जो रवैया है वो फ्रांस के मुआशरे में और उनकी जो पॉलिटिकल एलीट है उसमें क्यों पाया जाता है, बावजूद इस हकीकत के कि फ्रांस जैसे मुआशरे में जहाँ पर लाखों जो फ्रांसीसी शहरी मुसलमान हैं वो उस मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन उनके मजहबी जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें उस मुआशरे में दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर उनके मजहबी जो ख्यालात हैं या उनकी आज़ादियाँ हैं वो उनकी सल्ब की जाती हैं। मौजूदा तनाजुर में जो चंद सवालात हैं और जो सियासी हालात गुज़श्ता चंद सालों में बीतते रहे, ये उनके बारे में जो गुत्थियाँ हैं वो भी सुलझाने में मदद देगी। लेकिन इस किताब का जो ताल्लुक है वो एक सदी कबल के जो यूरोप में हालात रहे और जो यहूदियों के साथ यहाँ पर बीतते रहे, कि जिसके नतीजे में फिर यहूदियों को अपनी एक जो अलग रियासत का क़याम अमल में लाना पड़ा। ये किताब शायद उन चंद सवालों को का जवाब ढूँढने में हमारी आज की मदद करे। दरअसल कलम किताब सिलसिले में जिस किताब से आपको मुतारिफ करवाऊंगा उस किताब का उन्वान है द एंटी सेमिटिक मूवमेंट, एंटी सेमिटिक मूवमेंट टूर ऑफ फ्रांस इन 1898। इसके जो मुसन्निफ हैं वो पिर्रे बिन बॉम जो हैं वो इसके मुसन्निफ हैं। ये प्रोफेसर हैं, ये मुसन्निफ और लिखारी हैं। इनकी इसी मौजू से मुतल्लिक यानी कि जो फ्रांस के जो ढांचा है और फ्रांस की जो तारीख है, फ्रांस में जो फिर सियासी तहरीकें उठती रहीं गुज़श्ता सदी में, 20वीं सदी के अवाइल में और 19वीं सदी के अवाखिर में, उन पर बहुत सारा लिटरेचर ये लिख चुके हैं। ये किताब दरअसल जो इस्तिलाह इसमें इस्तेमाल की गई एंटी सेमिटिक से मुराद ये है कि यहूद मुखालिफ होना। यहूद मुखालिफ एक तहरीक उठी थी 20वीं सदी के अवाइल में और 19वीं सदी के आखिर में, तकरीबन 1890 के करीब। अब उसके अवामिल क्या थे, वजूहात क्या थी, आज उस मौजू पर बात करेंगे। हुआ यूं कि शायद इस बात से आप वाकिफ होंगे, और अगर नहीं तो आज के इस एपिसोड में ये भी जान लीजिए कि फ्रांस और जर्मनी की बहुत ही अरसे से यूरोपीय जंग अजीम दोम से कबल एक सख्त चपकलश चली आ रही थी। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो मुसलसल बरसरे पैकार रहे। हर गुज़श्ता 20-25 साल में जंग अज़ीम दोम से कबल वो 20-25 साल में वो एक दूसरे के साथ एक आध जंग ज़रूर लड़ते थे। इसमें कभी एक का पलड़ा जो था वो भारी होता, कभी दूसरे का। नेपोलियन बोनापार्ट और उसके बाद जितने भी फिर उसमें जो रियासती निज़ाम बदलता रहा, चाहे फ्रांस में हो या जर्मनी में हो, बादशाह से अगरचे उनका जमहूरियत की जानिब सफ़र शुरू हो चुका था, लेकिन आपस में जो एक नफरत और एक दूसरे पर अपनी जो बर्दरी जुमाने का एक जो ज़ौक़ था वो हमेशा बरकरार रहा। तो इसमें एक फ्री कभी हावी हो जाता, कभी दूसरा फ्री। हुआ यूं कि 1890 के करीब इसमें जो 1870 में फिर उनकी जंग हुई, उसमें फ्रांस को खासा नुकसान उठाना पड़ा। 1894 का जिक्र है कि उस वक्त जो फ्रांसीसी फौज की आला क़यादत है उसके इल्म में ये बात सामने आई कि फ्रांसीसी फौज के जो खुफिया राज हैं वो जर्मन फौज या रियासत के पास पहुंच रहे हैं, और कोई उनकी पोजीशंस या उनकी जो एमिनिशंस या उनकी जो नकलो हरकत है उनके बारे में उनके पास उन्हें मालूमात पहुंचा रहा है। तो इब्तदाई जो तहकीकात हुई उसमें फिर एक यहूदी कैप्टन था जिसका नाम था अल्फ्रेड ड्रेफुस। अल्फ्रेड ड्रेफुस 35 साल एक नौजवान कैप्टन था। उसका नाम जो है वो शक के तौर पर सामने आया। अब फौज ने उसे पकड़ा और उसे एक गैर आबाद जजीरे पर कैद तन्हाई में रख दिया। हकीकतन हुआ यूं था कि वो जिस इल्जाम में उसे धरा गया था वो झूठा था, बल्कि उसमें ये झूठा इल्जाम था।
اور جو فوج نے جب پھر مزید اس پر تحقیقات کی تو 1896 میں یعنی کہ فقط 2 سال کے بعد جس شخص کا سامنے وہ ایک فرانسیسی میجر تھا، فوج میں میجر تھا، وہ جس کا نام تھا فرڈینینڈ ایسٹر ہیزے، جس کا نام بھی آپ نیچے ٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیپٹن جو میجر فرڈینینڈ تھا، اب چونکہ وہ فرانسیسی تھا، وہ عیسائی تھا، کیتھولک تھا، تو فوج کے جو اعلیٰ افسران تھے، جو قیادت تھی، انہوں نے اس قصوروار یعنی اصل مجرم کو چھپایا، اس کے حقائق سامنے نہیں آنے دیے اور بات کو جوں کا توں رکھنے دیا، اور جو فرڈینینڈ ڈریفوس تھا اس پر مزید مقدمات قائم کر دیے۔ یہ ناانصافی جب اس بات کی جو تفتیش تھی وہ، یا اس بات کے بارے میں جو رائے تھی وہ کچھ چند حلقوں تک پہنچ گئی معاشرے میں، تو پھر وہاں پر ایک جو لکھاری تھا، ادیب تھا، جس کا نام ایملی زولا جس کا نام ہے، اور خاصا وہ معروف تھا اس عرصے میں، اس نے پھر ایک کھلا خط لکھا معاشرے کے نام اور تمام میڈیا کے نام، اس وقت چونکہ اخبارات چھپتے تھے، ان کے نام بھی لکھا اور اپنی فرانسیسی عوام کے نام بھی لکھا کہ یہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے اور تاریخ ہمیں اس بات پر کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم اپنی جو مذہبی نفرت ہے اس کی بنا پر کسی شخص کے ساتھ ناانصافی کریں۔ اور ڈریفوس ایک محب وطن آرمی کا ایک آفیسر ہے جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور جس کا پاس رکھنا چاہیے۔ تو اسی بات کو جواز بنا کر جو اس وقت کی شدت پسند جو نیشنلسٹ فورسز تھیں، جو مذہبی بنیادوں پر ڈریفوس اور یہودیوں کے خلاف پہلے سے تھیں، انہوں نے اسی بات کو جواز بنا کر پھر ایک تحریک کھڑی کی، اور اس تحریک کے ذریعے انہوں نے پھر معاشرے میں مزید جو نفرت تھی اسے مزید گہرا کیا، یہ تقسیم مزید اس میں گہری ہوتی چلی گئی معاشرے میں یہودیوں کے خلاف۔ اب اس تحریک میں یہودیوں کے خلاف کیا الزامات لگائے گئے، یا اس تحریک کے جو بانی تھے وہ کون تھے اور ان کا بیانیہ کیا تھا، یہ بہت اہم ہے آج کے موضوع کے لحاظ سے۔ اب اسی لحاظ سے ایک دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ کہ 19ویں صدی کے آخر میں یعنی 1890 کے قریب فرانسیسی معاشرہ 2 حصوں میں مکمل طور پر تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک جانب جو سوشلسٹ یعنی وہ قوتیں تھیں کہ جو سیاسی طور پر جو کارل مارکس کی جو اس وقت تھیری جو 1850 میں سامنے منظر عام پر آ چکی تھی، اور اس کے بعد وہ خاصی وہ جو فرانسیسی عوام تھی جو اس وقت کی جو سرمدارانہ ایلیٹ سے تنگ تھی، معاشرے میں جو سماجی ناانصافی اس سے وہ بیزار تھی، وہ ان نظریات پر عمل پیرا تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ایک سوشلسٹ انقلاب برپا کریں جمہوری طریقے سے ووٹ لے کر، کہ جس میں جو سرمایہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس مالیات کا اور کاروباری انتظامات ہیں، یا جن کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، اگر ان سے وہ زمینیں لے کر غریبوں میں تقسیم کر دی جائیں تو فرانسیسی معاشرے میں جو یہ معاشی جو ایک تفاوت ہے یا سماجی ناانصافی ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف یہ طبقہ تھا، دوسری طرف جو طبقہ تھا وہ مذہبی بنیادوں پر کیتھولک طبقہ تھا، وہ سیاسی طور پر متحرک تھا، وہ جو تانا شاہی کا یا جو اس میں بادشاہت کا نظام تھا وہ اسے چلانا چاہ رہا تھا، یہودیوں کے مخالف تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو فرانسیسی معاشرے کی جو خرابیوں کی اگر وجوہات ہیں تو وہ یہودیوں کی وجہ سے ہیں، یا یہودیوں کے لائے ہوئے نظام کی وجہ سے ہیں جو مالیات کا نظام تھا، اور اگر وہ اقتدار ملے تو وہ فرانسیسی معاشرے کو دوبارہ سے وہ جو پرانا جو نظام ہے کہ جس میں بادشاہ ہو اور اس کے نیچے ایک طاقتور فوج ہو، اور پھر طاقت کے ذریعے وہاں پر مذہبی بنیادوں پر معاشرہ قائم ہو، اس کی جانب سے لوٹایا جا سکتا۔ یہ 2 بنیادوں پر معاشرہ وہاں پر قائم تھا۔ اب اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جو وہاں پر یہودی تھے، چونکہ وہ روس اور قریبی جو مشرقی جو یورپ تھا وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں پر وہ اگرچہ وہ اشروں سے وہاں پر فرانس کے معاشرے میں آباد تھے، لیکن بنیادی طور پر ان کی اگر وہ پس منظر اگر آپ دیکھیں، ان کی اگر ان کا جو تاریخی اگر مقام دیکھیں تو وہ روس اور دیگر جو وہاں پر متعلقہ علاقے تھے وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن اپنی کاروباری سکلز اور اپنی جو ان کی جو قدرتی طور پر جو ان میں ایک صلاحیت پائی جاتی ہے کہ کاروبار کو بڑھانا یا پھر اپنے ایک نظام قائم کرنا، مالی نظام کو، اس کے ذریعے معاشرے کے جو اعلیٰ طبقات ہیں، چاہے فوج میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، سیاست میں ہو یا کاروبار میں ہو، وہاں تک وہ پھیل چکے تھے۔ اب یہ جو تحریک تھی یعنی کہ جو یہود مخالف تحریک تھی جسے اینٹی سیمیٹک کا نام دیا گیا، اس تحریک کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ چرواہے کی طرح ہیں، یعنی کہ یہ
उस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये स्टेटलेस लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर इन्हें पनाह-गुज़ीन के तौर पर रखा गया, इन्हें यहाँ पर शेल्टर मुहैया किया गया, लेकिन इनकी ये सरज़मीन नहीं, बुनियादी तौर पर ये सरज़मीन के बाशिंदे नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी जो एक मुआशरे को प्रापगंदा कर दिया, मुआशरे में जो अपनी एक कैपिटलिस्ट सोच है, ये सरमायादाराना मईशत का मॉडल यहाँ पर मुतारिफ़ करवाया, उसके ज़रिए ये फ्रांसीसी मुआशरे की जो वो तबक़ात कि जो मुतवस्सित तबक़ात थे, उनसे तमाम रुपया पैसा इन्होंने खींच लिया है, ये उनका खून चूस रहे हैं और ये अपना कारोबार बढ़ाते चले जा रहे हैं और इससे फिर एक मेट्रोपॉलिटन चूँकि उस वक़्त जो समाज का हिस्सा था, वो देहातों में रहता था, वो बुनियादी तौर पर उनका चर्च जाना, उनकी अपनी इबादत होना, वो ईसाई तालीमात पर अमल पैरा होना। लेकिन यहूदियों के आने से वो वहाँ पर जो बड़े शहर थे, पेरिस हो गया या इसके लियोन या फिर इसमें टूलूज़, बड़े-बड़े जो फ्रांस के शहर थे, वो मेट्रोपॉलिटन बन चुके थे, जिसमें जो समाजी अक़दार थी, वो नई शेप ले रही थी। वहाँ पर जो लोगों में को एजुकेशन का होना या फिर इसमें विमेन को एम्पावर करना, औरतों को बाइख्तियार करना, औरतों को उनकी जो उस वक़्त की जो मज़हबी अक़दार हैं, उनसे कुछ दूर चले जाना, सेकुलर तालीम का आम होना या इस किस्म की जो दीगर मुआशरे में जो एक बुराइयाँ जो या आप उसे बुराई समझ लें या फिर इसमें इस्लाहात समझ लें, जदीद इस्लाहात, कुछ भी आप इसे नाम दे दें, लेकिन वो बढ़ती चली जा रही थी और ये सब कुछ इल्ज़ामात जो थे वो उस वक़्त की जो यहूदी आबादी थी, यहूदी अहले यहूद, वो उन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। मेरे लिए इसमें जो अहम बात थी, वो ये थी कि 1890 और इस दिहाई में ये बात आम थी कि फ्रांसीसी जो शहरी थे वो ये भी समझते थे कि ये जो एक सरमायादाराना मईशत का निज़ाम है कि जिसमें सूद के ज़रिए लोगों को निज़ाम में जकड़ लेना और उनकी दौलत को हथिया लेना, ये यहूदियों की उस वक़्त की ख़ासियत थी और इसी वजह से यहूदियों के लिए उस माशरे में नफ़रत पाई जाती थी। अगरचे यहूदियों की ये ख़ासियत क़ब्ल अज़ इस्लाम में है और ये उनके साथ हमेशा चली आ रही है और ये भी कहा जाता है कि यहूदी भी किसी भी मुआशरे में रहें तो वो अपना जो असर व रसूख है, अपनी जो दौलत है, वो इन्हीं ज़राए से बढ़ाते हैं कि वो मालियात का एक ऐसा निज़ाम, पेचीदा निज़ाम कायम करते हैं। अभी भी अगर आप अमेरिका में देख लें, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है और इस किस्म के जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े मालियाती अदारे हैं, अगर उनमें अगर आप आला ओहदों पर देखेंगे या उनमें जो बहुत माहिरीन के नाम आपको मिलेंगे, वो तमाम यहूदी होंगे, कि जो मालियात के निज़ाम को कुदरती तौर पर बहुत बेहतर जानते हैं और वो फैला सकते हैं। तो डेढ़ सदी कबल भी इस फ्रांसीसी मुआशरे में ये बात आम थी कि ये जो एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें फ्रांसीसी मुआशरे में अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। ये मुआशी जो तफ़ावत है, समाजी नाइंसाफ़ी है कि जो दौलत के बलबूते पर जारी है, ये यहूदियों के फैलाए हुए माली जाल की वजह से, ये उस वक़्त का एक बयानिया था, नैरेटिव था जो एंटी सेमिटिक मूवमेंट चली आ रही थी। अब उस मूवमेंट के तहत वो फिर जो रिलीजियस तबका था, जो कैथोलिक तबका था, जो मज़हबी शिद्दत पसंद था, जिनके पास मिलिटेंट्स भी थे, यानी उनके पास फाशिस्ट जो दस्ते थे, जो बज़ोर ताकत वो जाकर यहूदियों के कारोबार को तबाह करते, तबाही फैलाते, उनके जो सिनागॉग्स यानी इबादतगाहें जो थी उनकी, वहाँ पर वो जाकर हमला करते, सामान की तोड़-फोड़ करते, जो ये वहाँ पर यहूदी उन्हें बाहर दिखाई देते, तो वो उन पर तशद्दुद करते। ये इस किस्म का एक माहौल चला आ रहा था 1890 में और ड्रेफुस का जो मामला हुआ, वो फिर उसने एक जलती पर तेल का काम किया। यानी ड्रेफुस का एक मामला ये सिर्फ़ इस बात को मुंतज़िर था कि किसी न किसी तरह मुआशरे को यहूदियों से पाक किया जाए। उस वक़्त इस किस्म के नारे आम थे, डाउन विद द ज्यूज़, डाउन विद ज़ोला, लॉन्ग लिव आर्मी और इस किस्म के बहुत सारे ऐसे नारे कि जिसमें यहूदियों की मज़म्मत की जाती। अब ज़ोला जो था वो वही अदीब लिखारी की बात कर रहा हूँ कि जिसने जब वो खुला खत लिखा, तो वो पूरा मुआशरा फ्रांसीसी मुआशरा उसके खिलाफ हो चुका था। तो ये इस किस्म के हालात थे, ये 1890 में। फ्रांसीसी मुआशरे में ये जो एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम उठी और जिसके नतीजे में यहूदियों को इस किस्म ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा चूँकि यहूदी उस मुआशरे में पेविस्त हो चुके थे, एक जुज़्व लांफिक वो बन चुके थे। तो यहूदियों की जो आला क़यादत थी, वो जो ज़ायनिस्ट नज़रियात पर वो समझती थी कि जो ज़हयूनियत जो सोच के हामिल थे, उन्होंने उस वक़्त सोचा अगर फ्रांस जैसे मुआशरे में जो एक सेकुलर मुआशरा है कि जो एक जमहूरी मुआशरा है और जहाँ पर यहूदी इतने अरसे से वहाँ पर अगर वो रह रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसी मुतासिब सोच पाई जाती है और उन्हें अपने हुकूक नहीं मिलते, तो उन्हें फिर अपना एक अलग मुल्क हासिल करना चाहिए और यही सोच लेकर फिर जंग अज़ीम अव्वल में पड़ी
जंग अजीम अव्वल के बाद जब यूरोपीय ममालिक में बहुत सारा तशद्दुद हुआ, कई ममालिक उसमें टूटे फूटे, तो उसमें फिर जो मुआहदा जो दालफोर डिक्लारेशन हुआ कि जिसकी बुनियाद पर फिर यहूदियों के लिए एक अलग रियासत इसराइल के नाम से क्याम करने की बात की गई, और उसमें बड़ी ताकतों में इत्तेफाक राय कायम हुआ। नफरत और तासुब और इस तशद्दुद का ये जो माहौल था, ये फिर न सिर्फ फ्रांस में रहा, बल्कि फ्रांस के बाद ये फिर जर्मनी, जर्मनी के बाद ये फिर ऑस्ट्रिया, और ये सेंट्रल यूरोप और मगरबी यूरोप में तमाम ममालिक में ये यहूदियों के खिलाफ फैल चुका था। और यही वजह थी कि जब हिटलर जब अपने लड़कपन में 1908 और 10 के करीब जब वो जैसे एक शहर में जाता है, तो उसे फिर यहूदी मुखालिफ जो लिटरेचर है वो जा मिलता है। यहूदियों के खिलाफ नारे लगाना, वहां पर सियासी तहरीकों की बुनियाद जो है वो यहूदी नजरियात पर होती थी। यहूदियों को अपने मुल्कों से निकालने, उनके वसाइल पर कब्जा करने की बात होती थी। तो एक इंतहाई एक यहूद मुखालिफ एक माहौल था। और फिर यही वजह बनी कि हिटलर जब बड़ा हुआ और उसने फिर उन तमाम हालात का जायजा लिया, वो बिलखसूस यहूदियों के ये जो सरमादाराना मईशत है, यानी कि कैपिटलिस्ट जो मुआशी निज़ाम है, वो उसके बिलखसूस खिलाफ था। और वो समझता था कि जो यूरोप में जो वसाइल पर कब्जा है वो यहूदियों की वजह से है, और यहूदी जो हैं वो जो भी अगर किसी सरजमीन पे हों, तो वो फिर उस सरजमीन की जो एक बालादस्ती है उस माशरे की, वो उसे रोक देते हैं। ये एक तसव्वुर आम था 20वीं सदी के अवाइल में। अब जिस शख्स ने या जिस कुव्वत ने उस वक्त 1890 में जिस एंटी सेमिटिक इस मूवमेंट की इब्तिदा की थी और इस तहरीक को हवा पहुंचाई, या इस के लिए जो नजरियात फराहम किए और इस तहरीक का वो बानी बना, वो शख्स था एडवर्ड द्रूमो। एडवर्ड एक मुतासिब शख्स था, अदीब था, वो लिखारी था, सहाफ़ी था, लेकिन यहूदियों के खिलाफ वो खासे सख्त नजरिया रखता था। और उसने फिर उसके बारे में कहा जाता है ये पोप ऑफ एंटी सेमिटिक, यानी कि एंटी सेमिटिक जो अहले यहूद के खिलाफ जो मुखालिफाना तहरीक थी, ये उसका एक बानी था। और उसने फिर जो किताब लिखी, अब उस सिलसिले में जो किताब इंशाल्लाह वो 2-4 दिन में मेरे पास पहुंच जाएगी, तो वो फिर उसकी शख्सियात और जो उसकी अहम जो उसके दलाइल हैं वो उन पर हम फिर बात करेंगे कि वो किन दलाइल की बुनियाद पर वो यहूदियों की मुखालफत करता था। ये यहाँ पर ये बात की जाती है। अब यही तहरीक जो थी वो इस किस्म के मुखालफाना जो जज्बात थे यूरोप में उस वक्त आम थे। अब इसी बात को अगर चलिए आखिर में ये बात भी कर देते हैं कि द्रुफुस के साथ क्या पेश हुआ। द्रुफुस को फिर जब उसके खिलाफ इल्जामात हुए, वो इल्जामात की के बारे में जब जो तहकीकात थी उस सिलसिले में ये बात सामने आई कि द्रुफुस बेकसूर है। फिर उस वक्त की जो सियासी पार्टीज थी वो उन्होंने उसकी हमायत की, और फिर इंसानी बुनियाद 1906 में, यानी कि वो तकरीबन 12 साल तक वो हिरासत में रहा, और ये इल्जामात उस पर आयद किए जाते रहे। लेकिन उसके नतीजे में यहूदियों के साथ जो वहां पर समाजी नाइंसाफी हुई वो काबिल जिक्र है। अब इसी बात को अगर हम मौजूदा माशरे में फ्रांसीसी माशरे के साथ देखें, तो फ्रांसीसी माशरे में ये जो एक तासुब है या डिस्क्रिमिनेशन है, या आप इसे नस्ल परस्ती का जो गुबार देख सकते हैं, या उनका ये तमाम अवामिल जो हैं उनके साथ तारीखी तौर पर जुड़े हुए हैं। फ्रांसीसी माशरा बुनियादी तौर पर कभी भी एक आज़ादाना, एक खुला डुला या एक ऐसा माशरा नहीं रहा कि जिसने खुले बंदों या खुले हाथों से दूसरे किसी कल्चर को, चाहे वो मुस्लिम माशरा हो या किसी और कल्चर को, उसे वेलकम किया हो, उसे कबूल किया हो। बल्कि उस माशरे में एक तंग नजरी, एक मुतअस्सिब जो रवैया है वो हमेशा से सदियों कबल भी मौजूद रहा। और इसी रवैये का जो सामना था वो यहूदियों को भी करना पड़ा, जिसकी बिना पर उन्हें फिर अपना एक अलग मुल्क हासिल करना पड़ा। इस वक्त जो आप समझते हैं कि फ्रांसीसी माशरे में एक जो तंग नजरी है और उनमें एक इस बात की जो एक जिद और हरदर्मी है कि वो मुस्लिम जो उनकी आबादी है ना उनके जज्बात का ख्याल रखते हैं, ना उनकी जो मजहबी इक़दार हैं उनकी परवाह करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनके मुआशरे में जो एक कट्टर मजहबियत जो एक रची बसी है वो उसमें एक अहम रुकावट के तौर पर सामने आती है। अब इस सिलसिले में ये अगर किताब आपको एंटी सेमिटिक मूवमेंट जो 1898 में चली और उसके नतीजे जो सामने आए, इस बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस किताब में एंटी सेमिटिक मूवमेंट जो थी वो इस में जो मजीद तफसीलात हैं या अहम वाक़यात हैं वो किसी और ब्लॉग में आपके सामने लाऊं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।